हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली जेएस जर्नी में मैंने आपको दिस एंड इफी के बारे में बताया था कि दिस कीवर्ड कैसे आप यूज करते हो फंक्शंस में और ऑब्जेक्ट्स में, और इफी क्या चीज है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जान लिया था। अब आगे बात करते हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसके अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट की इंटरनल चीजें बताने वाला हूं कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, क्या क्या उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, जो कि हमने पढ़ा था जैसे कि दिस के अंदर कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, एक फंक्शन का खुद का एक कॉन्टेक्स्ट बनता है जिसमें आप दिस कीवर्ड को यूज करते हो। तो वो सभी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर कि ये सभी कैसे ही काम करती है, इंटरनली क्या काम होता है इसके अंदर। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी स्कोप के अंदर कि जब आप एक फंक्शन को बनाने से पहले एग्जीक्यूट करते हो तो वो हो जाता है, लेकिन जब आप एक एरो फंक्शन को बनाने से पहले एग्जीक्यूट करते हो तो वो नहीं होता है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, क्यों, उसका रीजन भी है। तो जो रीजन है वो भी बता देता हूं मैं आपको, पर उससे पहले थोड़ा सा हम वर्किंग जान लेते हैं कि जेएस काम कैसे करती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ले ली है और इस पेंसिल का कलर अभी के लिए व्हाइट रहने देते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे। जेएस के अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, तीन। कौन कौन से हैं? तीन होते हैं। वैसे मेनली दो है, तीसरा आप बोल सकते हो, जैसे इंटरव्यू में अगर पूछा वगैरह जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो दो है मेनली। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल ईसी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और एक होता है फंक्शन का, क्या, खुद का एक फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। देखो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि एग्जीक्यूट होते टाइम को क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है, क्या रेफरेंस बनती है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि जब आप बाहर दिस लगाते हो तो वो तो बनता है आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और जब आप फंक्शन के अंदर दिस यूज करते हो तो वो आपका एक फंक्शन का खुद का एक कॉन्टेक्स्ट बनता है नया। ठीक है, खुद का एक नया कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो दो तरीके के मेनली यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है। एक और कॉन्टेक्स्ट है अगर आप जानना चाहो तो वो है इवेल। क्या है? इवेल एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जो कि आप यूज कर सकते हो। बताऊंगा इसके बारे में भी, थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे ताकि आपको पता रहे कि होता क्या है ये। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जब हम बाहर ग्लोबल में दिस लिखते हैं तो दिस जो है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है, और जब आप एक फंक्शन के अंदर दिस लिखते हो तो वो फंक्शन के अंदर वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है। बट जब आप एक एरो फंक्शन में दिस लिखते हो तो वो ग्लोबल वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को भी रेफर करेगा। ओके, ये समझ आ गया। अब देखो, एग्जीक्यूट होने के लिए हमको कोड चाहिए पहले तो एक काम करते हैं, मैं इधर जाता हूं और यहां पर एक छोटा सा कोड लिख लेता हूं। यहां पर टेम्परेरी कोड लिख लेते हैं। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया लेट a इक्वल टू 44, और उसके बाद मैंने लिखा लेट b इक्वल टू 66, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ लेट c इक्वल टू a प्लस b। ओके, और उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैं लिखता हूँ fun1 है ये हमारा। ठीक है, fun1, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ पूरा। इसके अंदर लिखते हैं कंसोल, नहीं, इसके अंदर भी वेरिएबल बनाता हूँ मैं कुछ, लेट n इक्वल टू 55, और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, c भेज देता हूँ, है ना, c को भेज देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न n प्लस c, जो भी n है इसके अंदर उसको c के साथ प्लस करके रिटर्न कर देगा। ओके, और यहाँ पे मैं टोटल निकाल लेता हूँ, टोटल इक्वल टू फन और n प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं c भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये जो c है ये इसके अंदर जाएगा और ये n के साथ प्लस होके टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, लेट करते हैं यहाँ पर लेट फन c। ओके, एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर फंक्शन fun2, और यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, लेट करेंगे, रिटर्न कर लो या मत करो कुछ भी, तो सिंपल आप कंसोल लॉग कर लो यहाँ पर, और उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर fun2 को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये है क्या चीज। अब एक काम करते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से, इसको उठाएंगे यहाँ से और इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। एक सेकंड, पेस्ट नहीं हो रहा क्या, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट, अलाउ कर देंगे इसको, यहाँ पे अलाउ, और अपलोड हो चुका है। ये देखो यहाँ पर अब दिख रहा है अच्छे से आपको। तो यहीं पर ये जो आपको ये दिख रही है लाइन्स, ये मान लो हमारी लाइन है 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन ऑफ कोड्स अभी के लिए मान लो।
फंक्शन की जो अंदर की डिटेल्स है वो आप एक बार इग्नोर करो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूट होता है ना तो इसके फेज होते हैं कुछ, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीन तरीके तो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ये तीन कॉन्टेक्स्ट काम आएंगे और एग्जीक्यूशन के टाइम पे फेजेस होते हैं कुछ, ठीक है। एक होता है हमारा पहला मेमोरी क्रिएशन फेज, क्या, मेमोरी, जो मेमोरी है वो क्रिएट होती है, ठीक है, इसके अंदर मेमोरी क्रिएट की जाती है इस फेज के अंदर, ठीक है। पहले ये फेज काम करेगा, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन फेज काम करेगा, कौन सा, एग्जीक्यूशन फेज, ओके। अब ये एग्जीक्यूशन फेज जो है, ये एग्जीक्यूशन फेज डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन फेज में फंक्शन एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट बनेगा, और अगर ग्लोबल पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी फेज की बात करते हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। तो सबसे पहले मेमोरी हमारी क्रिएट होगी, मेमोरी क्रिएशन फेज है हमारा ये, ओके, फेज। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले तो जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना, तो लाइन बाय लाइन होता है एग्जीक्यूट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा रैम के अंदर, जिसके अंदर नल होगा करंटली, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके अंदर क्या डाला जाएगा, नल, क्योंकि अभी हम सिर्फ मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, अभी सिर्फ मेमोरी क्रिएट की जा रही है, उसके अंदर डेटा डाला नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसके बाद एक बी नाम का वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर भी नल डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा आपको, है ना। और सी नाम का वेरिएबल बनेगा तो उसके अंदर भी नल डाल दिया जाएगा, ठीक है। तीन वेरिएबल बने, उसके बाद एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन 1, और उसके अंदर डाली जाएगी डेफिनेशन, क्या, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, जो भी ये डेफिनेशन है ना ये इसके अंदर डाली जाएगी, ओके। उसके बाद सेम टू सेम fun2 बनेगा अपना, और उसके अंदर भी fun2 की डेफिनेशन डल जाएगी, डेफिनेशन, ठीक है। अभी मेमोरी क्रिएट हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये बन रहे हैं, fun2 नाम का वेरिएबल बन गया, fun1 नाम का वेरिएबल बन गया, और उनके अंदर डेफिनेशन डल गई है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना, जब आप वेरिएबल बनाते हो ना, ठीक है, लेट, कॉन्स्ट, वेर का यूज करके, तो आपके जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनमें तो नल सेव होगा, ठीक है। बाकी अगर आप फंक्शन का कीवर्ड का यूज करके अगर फंक्शन बनाते हो तो डायरेक्टली उनके अंदर क्या सेव होगी, डायरेक्टली उनके अंदर डेफिनेशन सेव होगी, क्या, डेफिनेशन, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब हम अगर लेट करें टोटल, तो टोटल अब इसके बाद बनेगा एक टोटल नाम का वेरिएबल, टोटल बना, और उसके अंदर क्या चला गया, उसके अंदर चला गया नल अपना, ठीक है। और उसके बाद fun2 को एग्जीक्यूट करा गया, ये हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब फन को भी एग्जीक्यूट करा गया, यहाँ पर fun1 को, यहाँ पर fun1 लिख लेना, ठीक है, 1, ये लो, fun1 को एग्जीक्यूट करा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज यहाँ पर होता है कंप्लीट, हाँ जी, यहाँ पर हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारे एग्जीक्यूशन फेज की, किसकी, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन फेज की, ठीक है। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन फेज की, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, अब आता है सेकंड, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल चलेगा, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेमोरी फेज बना, लेकिन ये मेमोरी फेज, ये जो मेमोरी क्रिएट हुई है ना, ये ग्लोबल के अंदर हुई है, कहां पर, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीजें हो रही है सारी की सारी, पहले मेमोरी क्रिएशन फेज हुआ, अब एग्जीक्यूशन फेज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूशन फेज है, ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है ना, इसी को हम दिस से रेफर करते हैं, किससे, दिस से, दिस कीवर्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आपको ये इजीली समझ आएगा कि आपको सब चीज पता है, वेरिएबल्स आपको पता है, फंक्शन आपको पता है, हर टाइप के फंक्शन, उन पे जो एक्सपेरिमेंट है वे भी हमने कर लिए है, तो अब आप इजीली समझ पाओगे कि चलता क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन फेज होगा ना, वहां पर हमारी जो वैल्यूज हैं वे एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होंगी। जैसे तो ए था, ए के अंदर 10 चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ए के अंदर जाएगा 10 हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की, तो ए के अंदर 44 जाएगा, क्या जाएगा, ए के अंदर जाएगा हमारा 44, ठीक है। अब वैल्यू जानी स्टार्ट होंगी, एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होंगी चीजें, ठीक है। बी के अंदर जाएगा हमारा 66, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सी के अंदर जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग पावर लेगा अपना सीपीयू, और प्लस करने के बाद यहां पर रिटर्न भी कर देगा, क्या, 110, ठीक है, 110 आ जाएगा सी के अंदर। अब देखो यहाँ पर होया क्या है, उसके बाद फंक्शन है, तो फंक्शन वाली चीजों को हम स्किप करेंगे, उसके बाद है टोटल, टोटल, अब ये जो टोटल है ना, टोटल, इसके अंदर यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या बनाएगा, ये fun2 जब कॉल हो रहा है, fun1, ठीक है, इसके अंदर सी भेजा है, तो यहाँ पर जो आपने सी भेजा है तो ये क्या बनाएगा, एक अपना खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, हाँ जी, ये अपना एक खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा,
ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, EXC एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल है, ग्लोबल के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन अपना खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा अपना, ठीक है। अब इसके अंदर इसके खुद के मेमोरी फेज और एग्जीक्यूशन फेज अलग होंगे, हाँ जी, ठीक है। इसके अंदर इसके खुद के मेमोरी फेज और एग्जीक्यूशन फेज अलग होंगे और यहाँ पर एनवायरमेंट भी होगा। क्या होगा? जो इसके फंक्शन के वेरिएबल्स होंगे ना वे यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। मतलब कि न्यू जो वेरिएबल्स होंगे ना इस फंक्शन के, ठीक है, न्यू वेरिएबल्स के जो भी वेरिएबल्स हैं उनका एनवायरमेंट भी यहाँ पर सेटअप होगा, ठीक है। प्लस इसको एक एग्जीक्यूशन थ्रेड भी मिलेगी। क्या मिलेगी? एग्जीक्यूशन थ्रेड, जिस पे ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि सीपीयू के द्वारा दी जाएगी इसको। ओके, अब इसके अंदर भी मेमोरी फेज होगा, क्रिएशन फेज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होगा? मेमोरी फेज। सबसे पहले क्या आएगा? मेमोरी फेज। ओके, मेमोरी फेज में क्या होगा? इसके अंदर कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स हैं? इसके अंदर हमारे एक तो n है और एक रिटर्न है n+c। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा c, क्योंकि c भी तो लिया है ना यहाँ पर, इसने यहाँ पर c भी तो लिया है वेरिएबल, है ना। तो c और c में आ जाएगा आपका नल, ठीक है। और उसके बाद n है, n में भी आ जाएगा नल, ठीक है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट है, तो वो हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में ही रन होती है, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका एग्जीक्यूशन फेज। ओके, इस एग्जीक्यूशन फेज के अंदर एक काम करें, कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पर। तो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होगा? एन के अंदर वैल्यू जाएगी 55 और सी के अंदर वैल्यू जाएगी जो हमने यहाँ से भेजी थी, तो यहाँ से इस वाले कॉन्टेक्ट से, ग्लोबल कॉन्टेक्ट से आ रखी थी सी की वैल्यू 110, वो यहाँ पर जाएगी। तो सी के अंदर आएगा 110 अपना, ठीक है, 110, और एन के अंदर आएगा क्या? 55, ठीक है। और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहाँ हो? अब देखो रिटर्न कहाँ होगा। देखो, जब भी फंक्शन रिटर्न करता है ना, तो वो अपने से ऊपर वाले कॉन्टेक्ट में, अपने पेरेंट कॉन्टेक्ट में रिटर्न करता है। तो फंक्शन कहां कॉल हुआ था? फंक्शन हुआ था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कॉल, ठीक है। तो ये अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहां पर रिटर्न करेगा वैल्यू को, यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा? 110 + 55, तो आपके टोटल हो जाएंगे 165, ठीक है। तो ये यहां पर रिटर्न हो जाएंगे टोटल के अंदर, तो टोटल में आ जाएगा आपका 165, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूशन फेज यहां पर कंप्लीट होएगा। लेकिन जैसे ही यहां पर फंक्शन रिटर्न हो जाएगा ना, उसके बाद ये जो एग्जीक्यूशन फेज है डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा बैकएंड में चलता है। उसके बाद fun2 को कॉल किया है ना, fun2 को। तो fun2 कहाँ है हमारा एग्जीक्यूशन फेज? यही था ना ये। तो यहाँ पर fun2 कॉल होगा, फिर fun2 को कॉल करा है तो fun2 अपना एक खुद का एग्जीक्यूशन फेज बनाएगा। यहाँ पर मान लो कहीं पर भी बना दिया, ठीक है। उसके अंदर भी अपने वेरिएबल्स के जो न्यू वेरिएबल्स है उनका जो env है वो क्रिएट होगा, प्लस में उसको एग्जीक्यूशन थ्रेड मिलेगी। क्या मिलेगी? एग्जीक्यूशन थ्रेड मिलेगी। साथ में उसका फिर मेमोरी फेज होगा। क्या होगा? मेमोरी फेज, और फिर एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज अगर वो रिटर्न करता है तो अपने पेरेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न कर जाएगा। पेरेंट वाला क्या है? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें रिटर्न कर जाएगा। तो यही है हमारी जावास्क्रिप्ट की बैकएंड की चीजें, कि जावास्क्रिप्ट बैकएंड में काम कैसे करती है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो और इन सबको भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा। हाँ जी, एक और डिटेल है जो मैं बात करने वाला हूं, जो कि है कॉल स्टैक। अब जब फंक्शंस कॉल होते हैं ना, तो वो एक कॉल स्टैक के अंदर जाते हैं। स्टैक आपको पता ही है, देखो स्टैक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कितने टाइप के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं और कौन कौन से फेजेस होते हैं पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। पहले मेमोरी फेज होगा, पहले तो आपका होगा यहाँ पर मेमोरी फेज, और उसके बाद होगा आपका एग्जीक्यूशन फेज। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर वापस से व्हाइट पेन लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कॉल स्टैक की बात करता हूँ। कॉल स्टैक, अब आप कहोगे यार कॉल स्टैक की तो अब बात तो करो, लेकिन कॉल स्टैक यहाँ पर आया कैसे? यहाँ पर तो आया ही नहीं कॉल स्टैक। जब आपने बताया कि यहाँ पर ये तो एग्जीक्यूशन का काम है, जावास्क्रिप्ट जैसे काम करती है, सभी आपने बता दिया यहाँ पर, है ना। लेकिन कॉल स्टैक तो इसमें बताया ही नहीं। तो कॉल स्टैक कहाँ यूज होता है? देखो, जब भी फंक्शन कॉल होते हैं ना, तो ये जहां पर अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, मेमोरी क्रिएट करेंगे, तो वहां पर काफी सारी चीजें होती हैं, वहां पर काफी सारी चीजें होती हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट होते हैं ये अपने अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर होते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट को हीप मेमोरी में एलोकेट किया जाता है। साथ में जो ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं ना, पर्टिकुलर ये फंक्शन जो कॉल हो रहे हैं, ये एक स्टैक के अंदर चलते हैं। क्या चलते हैं? ये एक स्टैक के अंदर चलते हैं, ठीक है। देखो अभी बताता हूँ मैं स्टैक क्या चीज है, इतना तो आपको पता ही होगा, और अगर स्टैक नहीं पता तो बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, कई बार हो जाता है, नहीं भी याद आता है ना। तो स्टैक मान लो आप, ये जैसे स्टैक का मतलब होता है कि जो आप डालोगे ना वो नीचे रहेगा, जो आप डालते जाओगे, नई नई चीजें डालते हो तो पुरानी चीजें नीचे रहती हैं। जैसे आपने सीडी का डब्बा देखा था ना, उसके अंदर एक बीच में डंडी होती है, जैसे कि यहाँ पर
डायग्राम बनाता हूँ मैं। एक ऐसे सीढ़ी का गोल सा डब्बा होता है, बीच में एक डंडी होती है, उसके अंदर आप ऐसे सीढ़ियाँ डालते हैं और सीढ़ियाँ डालते हैं ना, जो पहले सीढ़ी डाली थी वो लास्ट में आ जाएगी, उसके बाद और दूसरी जितनी भी सीढ़ी डालते रहोगे वे ऊपर एक दूसरे के ऊपर आती रहेंगी। जैसे आप बुक्स रखते हो ना, बुक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे इसी को कहते हैं स्टैक। एक स्टैक में रखी है बुक, ठीक है। तो स्टैक का मतलब होता है जो सबसे ऊपर वाली होगी ना, जो टॉप वाली होगी, ये जो टॉप वाली है ये पहले बाहर आएगी और उसके बाद दूसरी बाहर आएगी। तो इसको कहते हैं हम लीफो। क्या कहते हैं? लीफो। लीफो मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में गया है पहले वो बाहर आएगा, लास्ट में इन हुआ है जो फर्स्टली आउट वो होएगा, ठीक है। तो ये है लीफो कंसेप्ट अपना, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा ही होगा। तो अभी यहाँ पर स्टैक की बात करते हैं। तो स्टैक के अंदर हमारे ना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तो होगा ही होगा। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। ओके, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये तो होगा ही होगा। अब बारी आती है फंक्शंस की। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को कॉल करा था, यहाँ पर देखो ये है ना, ये फंक्शन को fun2 को। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शन बना लिए fun1 के नाम से, ठीक है, और fun2 के नाम से और fun3 के नाम से, ठीक है। अभी जो fun1 है, ये जो fun1 है, मान लो मैंने ये कॉल कर दिया अभी, ठीक है, तो ये स्टैक के अंदर आएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये स्टैक के अंदर आएगा ना तब एग्जीक्यूशन प्रोसेस चलेगी इसकी, हाँ जी, तब इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस चलेगी और ये अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट बनाएगा और अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेमोरी फेज होंगे इसके और ये बाकी सारी चीजें करेगा। हाँ जी, समझ आया आपको? तो जब मैं इसको कॉल करूंगा ये इसके अंदर आएगा सबसे पहले तो, ठीक है, और जैसे ही इसकी रिटर्न हो जाएगी ना, जैसे इसकी रिटर्न स्टेटमेंट होगी या इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एंड होगा, तुरंत की तुरंत ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा कॉल स्टैक। तो जितने फंक्शन कॉल होते जाएंगे वे यहाँ पर आते जाएंगे और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जब तक कॉल स्टैक के अंदर एक फंक्शन है तब तक वो फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक दूसरे फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये स्टैक है, ठीक है। अब स्टैक का क्या काम है आप सोचोगे कि मान लो fun1 तो इसके अंदर आ गया और जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो ना तो fun2 इसके अंदर आ सकता है ना fun3 आ सकता है। देखो नहीं आ सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक और फंक्शंस वगैरह इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। पर एक चीज है, हाँ जी एक चीज है, देखो बताता हूँ क्या चीज है वो। स्टैक की जरूरत कहाँ पड़ती है वो बताता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब आपको ये तो समझ आ ही गया है। इसको मिटा के यहाँ से हम एक काम करेंगे, पेन लेंगे और इसका कलर जो है मैं ऑरेंज कर लूंगा। अब देखो अब देखो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इस तरीके से उठा सकता हूँ, हाँ उठा सकता हूँ, लेकिन एक काम करें, इसको अगर मैं डिलीट ही कर दूं और यहाँ पर टेक्स्ट से बना लेता हूँ fun1, ये हमारा फंक्शन 1 है, और ऐसे इसकी कॉपी कर लेते हैं फंक्शन 2 और फंक्शन 3। यहाँ पर इसको 2 कर देंगे 2 और यहाँ पर कर देंगे 3, ठीक है। और अब मान के चलो, एक बार मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये fun1 fun2 fun3 है। मान के चलो मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यहाँ पे लगाई है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गो लगाइए यहाँ पर, ठीक है, जो बहुत टाइम लेगी अपना फंक्शन पूरा होने में। और उसके बाद मैंने क्या किया, fun2 को रन कर दिया, fun2 को इसी के अंदर कॉल कर दिया मैंने fun2 को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर fun2 है जो, इसके अंदर भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लगाई, कॉम्प्लेक्स एल्गो लगाई इसके अंदर भी, ठीक है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स एल्गो है वो भी कुछ टाइम तक चलेगी। उसके बाद मैंने क्या किया, fun3 को कॉल कर दिया और इस fun3 के अंदर भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लगा दी। fun3 भी बना के लो, यहाँ पे बना लेते हैं, चलो क्यों टेंशन ले रहे हो, फ्री की है ना। और इसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स एल्गो लगा रहा हूँ जो कि टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप समझ गए। तो मैंने क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल किया, क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल किया है। अब ये फंक्शन 1 यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो फंक्शन 1 को उठा के यहाँ पर ले आते हैं, फंक्शन 1 आया। अब फंक्शन 1 टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। मान लो एग्जीक्यूट हो गई, वो जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम थी ना वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब क्या हुआ, उसके अंदर ही मैंने फंक्शन 2 को कॉल कर दिया। देखो हम ये जो फंक्शन है इससे बाहर तब जाएगा जब फंक्शन एंड हो गया होगा, लेकिन एंड होने से पहले ही फंक्शन 1 के अंदर ही हमने फंक्शन 2 को कॉल कर दिया। अब वो 2 आकर यहां पर लग जाएगा, ठीक है। तो अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे लगेगा, ये इस तरीके से यहां पर आके लग जाएगा। अब फंक्शन 2 में भी टाइम चल रहा है ना टाइम फंक्शन 2 में, तो फिर फंक्शन 2 का भी टाइम पूरा हो गया और एंड होने से पहले फंक्शन 3 को कॉल कर दिया, तो फंक्शन 3 यहां पर आकर लग जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन 3 में भी टाइम लगेगा कुछ काम होने में, जो भी उसका काम है वो पूरा होगा। पूरा होने के बाद सबसे पहले फंक्शन 3 रिटर्न करेगा, मतलब कि खत्म होएगा, फिर फंक्शन 2 खत्म होएगा और फिर फंक्शन 1 खत्म होएगा। तो ऐसे स्टैक की तरीके से काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉल
स्टैक। ओके, कोल स्टैक इसीलिए कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। आखिरी में बचता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये तो जब तक चलता है जब तक आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा। हाँ जी, ये बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोल स्टैक समझ आया। अब आपको उसको लाइव दिखाऊं? चलो लाइव दिखाता हूँ। हाँ, लाइव दिखाता हूँ। आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप एक काम करो, क्रोम ओपन करो, क्रोम ही करना, या फिर आपके पास अगर ब्रेव ब्राउजर हो ना तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके अंदर आना, सोर्स के अंदर, कंसोल के बाद आपको जस्ट सोर्स का टैब मिलेगा इंस्पेक्ट में। और अगर आपको सोर्स का टैब नहीं मिल रहा तो आप इन एरोज पे क्लिक करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोर्स का टैब। इस सोर्स के टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एरो दिखेंगी, उन पे आपको स्निपेट्स पे आना है। किस पे? स्निपेट्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पर एक स्निपेट बनाते हैं हम, जैसे कि अभी बना देता हूँ मैं यहाँ पर एक jswork.js, ठीक है। ये मैंने एक स्निपेट, एक फाइल बना दी है। यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं यकीन होता तो करके दिखा देता हूँ। console.log और यहाँ पर करेंगे हेलो वर्ल्ड और सेव करते हैं इसको। हाँ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस से सेव करनी पड़ेगी और आप इसको रन भी कर सकते हो। कंट्रोल एंटर दबा के, कंट्रोल एंटर दबाओगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो नीचे हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ चुका, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा है। और यहाँ पर राइट साइड में, अगर आपका नीचे आ रहा हो तो कोई बात नहीं, ये जो डॉक है इस साइड का, राइट साइड है, यहाँ पर आपको दिखेगा कोल स्टैक, है ना, कोल स्टैक, ठीक है। तो ये आप कोल स्टैक देख पाओगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ सेम वही उसी सीरीज में चलेंगे हम, जैसे हम यहाँ पे चल रहे थे fun1, fun2, fun3, इसी सीरीज में चलेंगे। यहाँ पर मैंने fun2 को कॉल करा, मान लो पहले मैं fun1 बनाता हूँ ना, फंक्शन बनाता हूँ fun1 के नाम से, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं fun2 को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँ, एक सेकेंड वेट, एंटर करते हैं यहाँ पे, console.log करेंगे fun1, ठीक है, fun1। अब इसकी कॉपी कर देते हैं नीचे। नहीं, इसके अंदर VS कोड के शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, तो मैंने ये fun2 बनाया, इसके अंदर 2 बनाएंगे और इसके अंदर 3 को कॉल कर देंगे, 3 को, और ये हमारा function2 console log कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर किसी को भी कॉल नहीं करना वरना लूप बन जाएगी। तो 3 यहाँ पर हम बनाएंगे और इसको कह देंगे भाई तू है 3, ठीक है। उसके बाद मैं function1 को कॉल करता हूँ। देखो function1 को कॉल करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो हमारे function1 है ना, ये रन होगा तो कोल स्टैक में देखना पहले तो आएगा function1, फिर function2, फिर function3, फिर बारी बारी करके सारे फंक्शन गायब हो जाएंगे। हाँ जी, गायब हो जाएंगे। कैसे आएगा देखते जाओ। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर तो आपको क्या करना है, ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं। आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स पे आना। अगर आपके ब्रेक पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बार ना इस पे ब्रेक पॉइंट्स पे क्लिक करके एक बार इसको टिक करके अनटिक कर देना। तो होता है बग, कई बार नहीं लगते। यहाँ पे कंसोल पे लगाना एक तो ब्रेक पॉइंट, और साथ में फंक्शन पे लगाना जब function1 रन होगा, ठीक है। तो अभी रन करते हैं इसको। तो कोल स्टैक में देखना क्या होगा, करे रन, एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे कोल स्टैक है जो यहाँ पर एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मान लो, ठीक है। क्या मान लो, ग्लोबल कॉन्टेक्ट। तो हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पे गए तो यहाँ पर कोल स्टैक में function1 आ चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपने स्टैक कर रखा है डेटा स्ट्रक्चर में, तो एक करंट पॉइंटर होता है ना, करंट, जो कि सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट करता रहता है हर टाइम, है ना। तो यहाँ पर आ गया function1, तो उसी के अंदर function2 कॉल हो चुका है ना, उसी के अंदर function2 कॉल हो चुका है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो function2 स्टैक के अंदर है, स्टैक के अंदर एनोनिमस function1, फिर उसके ऊपर है function2, और फिर नेक्स्ट करूंगा तो उसके ऊपर function3 आ गया है। अब जैसे ही मैं function3 से बाहर जाऊंगा, हाँ जी, function3 से जैसे ही बाहर जाऊंगा उसके बाद मैं कहां पे जाऊंगा, यहां से रिटर्न करूंगा तो function2 पे वापस जाऊंगा, फिर function2 से भी रिटर्न करके function1 पे जाऊंगा और function1 से भी रिटर्न करके बाहर निकल जाऊंगा इससे ना। तो यहाँ पर इसको रन करता हूं तो हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। 1 2 3 यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये आपको पता चल गया, हमने डायरेक्ट देख भी लिया कि कोल स्टैक काम कैसे करता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। हाँ, ब्राउजर आपको ये सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ये ब्राउजर का काम है। ब्राउजर को बनाने में कितना टाइम लगता होगा वो तो आप सोच ही सकते हो। तो इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना, तो वो मैं एक चीज पे लेके आने वाला हूँ, असिंक अवेट। अगर आपने सुने होंगे कि असिंक अवेट कैसे काम करते हैं, क्या होता है असिंक अवेट, थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा। ऐसे ही वो भी थियोरेटिकल प्रैक्टिकल थियोरेटिकल टाइप होगा, उसके अंदर भी हम कोड नहीं करेंगे कुछ ज्यादा, क्योंकि ये कंसेप्ट है कुछ जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, ये इंटरव्यू में काम आ जाते हैं। हाँ जी, इंटरव्यू में काम आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मैंने स्कोप में आपको बताया था कि function3 को तो पहले एग्जीक्यूट करता हो गया, लेकिन function4 पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका रीजन शायद आपको अब पता चल गया होगा, हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वजह से होता है, ठीक है। क्यों? देखो, तो अगर मैं फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन बनाता हूं तो यहां पर ये देखो, जो यहां पर मैंने फंक्शन बनाया है, यहां पर डायरेक्ट फंक्शन बनके और उसके अंदर डेफिनेशन सेव हो जाती है। और जितने हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उसके अंदर नल सेव होता है। क्या सेव होता है? नल सेव होता है। तो अगर मान लो आपको एरो फंक्शन बनाना है तो एरो फंक्शन आपको वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा, और वेरिएबल में मेमोरी फेज के अंदर नल सेव होगा। मान लो मैंने fun3 नाम से बनाया, fun3 नाम से,
तो उसके अंदर नल सेव होगा स्टार्टिंग में। क्या सेव होगा? नल, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, हाँ जी, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर उसके अंदर फंक्शन जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन फेज में अगर आपने fun3 से पहले ही fun3 को कॉल कर रखा है तो वहां पर एरर इसीलिए आता है, समझे। और अगर आप fun1 के साथ ऐसा करते हो तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहीं पर इसकी डेफिनेशन इसको मिल चुकी है, फंक्शन को इसकी डेफिनेशन मिल चुकी है। और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, बेशक बनाने से पहले करो, उसको तो अपनी डेफिनेशन मिल चुकी है, तो बनाने से पहले एग्जीक्यूट करोगे तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मेमोरी क्रिएशन फेज। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में आपकी एरो फंक्शन की डेफिनेशन वहां पर आ नहीं पाती है, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम पे आती है, इसीलिए जो एरो फंक्शन होता है उसका अपना खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता, वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ही यूज करता है अपने लिए। हाँ जी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ही यूज करता है एक एरो फंक्शन। समझ आ गया? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को और देख लो और इसके नोट्स जरूर बना लेना, और नोट्स नहीं बना पाओ तो इसका लिंक सेव करके रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। मैंने आपको जितना हो सके डिटेल में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में कोल्ड स्टैक के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपनी असिंक अवेट पर है। तो असिंक अवेट को थोड़ा सा और गहराई से जानेंगे कि असिंक अवेट होता क्या है, क्यों यूज करना चाहिए। अगर आपने पहली बार नाम सुना है ना तो इसके बारे में अभी जान लो। हाँ, इसकी डिटेल में आपको आने वाले वीडियोस में जब मैं प्रोमिसेस वगैरह कराऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन हाँ जी, लेकिन उससे पहले आप एक बार असिंक अवेट के बारे में जान लोगे ना तो आपको वहां पर समझने में आसानी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में कोल्ड स्टैक के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे प्रायोरिटी क्यू के बारे में और टास्क क्यू के बारे में, और साथ में इवेंट्स के बारे में, कुछ एपीएस के बारे में, और ब्लॉक कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड के बारे में, काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कल भी हम। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप आपको ये समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, दोबारा तिबारा चबारा जितनी बार आप चाहो देखो, और शेयर जरूर करो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जो भी समझना चाहता हो जेएस को इंटरनली डीपली। तो बहुत अच्छा कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। तो गाइस मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।